नमस्कार दोस्तों, वासुदेव कुटुंबकम। आज हमारे मुख्य अतिथि मोहित भाई हैं, जो कि योगा में प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को सकारात्मक विकसित भारत प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहित भाई। थैंक यू भैया। हमारे दर्शकों को आप एक सामान्य परिचय दीजिए अपने बारे में। जी, तो टू स्टार्ट विद द ओरिजिन, तो मैंने अपनी बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देयर आफ्टर मैंने अपनी एमएससी करी थी इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंसेस फ्रॉम देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार। जी। उसके मतलब मास्टर्स के टाइम ही मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो गया था जी। और अभी यूजीसी नेट के थ्रू मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूँ यूनिवर्सिटीज में। जी। और अभी करेंटली मैं योगा ट्रेनिंग देता हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो थेरेपिस्ट हूँ, साथ साथ एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर भी करता हूँ मैं। जी, बहुत बढ़िया। तो मोहित भाई ये बताइए आप कि योग ही क्यों आपने अपने जीवन के लिए चुना? इसके पीछे क्या आधार हैं और क्या आपने सोचकर योग को चुना है, ये थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, तो एक्चुअली क्या था कि जब मैंने 12th क्लास पास करी थी, तो ड्यूरिंग 12th क्लास ऑल्सो मैं योगा करा करता था जी। टीवी को देख करके। उस टाइम पर इंटरनेट का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, तो स्वामी रामदेव के थ्रू हम लोग योगा करते थे। और उसी टाइम पर मैं आफ्टर 12th क्लास मैंने एनडीए, सीडीएस, एफकेट ये सारे एग्जाम्स में देता रहता हूँ और दिए हैं मैंने। तो उनके इंटरव्यूज भी मैंने दिए हैं, मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यूज दिए। तो उसकी प्रिपरेशन, जो फिजिकल की जो प्रिपरेशन होती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है, मैं उसमें मेरा थोड़ा पहले से रुझान था। हाँ, मतलब रनिंग करना, एक्सरसाइजेज करना, ये सारी चीजें मेरी लाइफ में थी। देन मैंने डिसीजन लिया आफ्टर 12th क्लास कि मेरे को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था जी। तो मैंने मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया जी। तो उसी के बाद फिर मैं जब मैथ्स को ऑप्ट किया एंड मैथमेटिक्स के करने को, तो मैंने मेरा मास्टर्स का सोचा जी। देयर आफ्टर मेरे माइंड में आया कि मैथमेटिक्स ठीक है, बैचलर्स कर लिया, इसके बाद तक अब मेरे को इतना इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं, क्योंकि मेरा जितना था वो मुझे आउट ऑफ ये लगा कि मेरे 12th क्लास के मार्क्स है उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे था। बट मैं जो पहले टाइम से करता रहा हूँ एक्सरसाइज जी, वो चीज मेरी फाउंडेशन बनानी थी इंटरनली कि मुझे इस चीज को आगे परस्यू करना चाहिए। तो मैंने योगा को सोचा कि हाँ, योगा में एक अच्छा स्कोप बन सकता है जी। अगर कहीं मैं आगे जॉब से रिलेटेड कुछ चीज हो, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी एक खुद की स्वास्थ्य के लिए, खुद की हेल्थ के लिए, मेरे आसपास के लोग जो हैं उनको मैं अच्छे से गाइड कर पाऊं कि हम लोग यूट्यूब के थ्रू जो कुछ भी सीखते हैं या जो हम लोग किसी ने बता दिया ऐसा कर लिया, वो हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका वो आपको इफेक्ट नहीं मिलता। बट मेरा ये था कि मैं सही इस पर्टिकुलर फील्ड में सही नॉलेज को मैं मतलब गेन करूं, जिससे कि मैं लोगों को सही चीजें बता पाऊं कि दिस इज एक्चुअली आपको करना चाहिए और आपको इस तरह से करना चाहिए, क्या इसके प्रोज है, क्या कौन है, क्या इसका सही स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये मेरा एक था। तो आई थॉट कि आई शुड गो फॉर दी मास्टर्स इन योगा। देन मैंने इस फील्ड को अपनी लाइन ही चेंज कर दी थी इस चीज को लेकर। ठीक, बहुत अच्छे। जैसे कि देखते हैं मोहित भाई कि आज की डेट में ग्लैमर की तरफ जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो ज्यादा जाती नजर आती है जी। और आपने जो बोला कि सबसे पहले प्राथमिक तौर पर हम ध्यान देते हैं अपने स्वास्थ्य पर जी। और ये ग्लैमर या भौतिक या बाकी ये जो सैलरी है या जो पैसा है, वो सेकेंडरी चीज आपने देखकर ध्यान दिया। बहुत सुंदर कि आप एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकते हैं आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, वर्तमान युवा पीढ़ी को, कि वाकई आप स्वास्थ्य को पहले रखते हैं तो जीवन जीने में एक अलग ही आनंद है जी। बहुत अच्छे। तो इसमें मोहित भाई ये बताइए कि आपकी लाइफ में क्या क्या चुनौतियां रही हैं, जैसे कि अचानक से आपने बैचलर कर रहे हैं और अचानक से आपने सोचा कि मैं योग की तरफ जाऊंगा, तो इसमें माता पिता या हमारे जो घर वाले लोग होते हैं कहते हैं कि भाई योग में क्या रखा है, कहाँ योग में पैसा है, भाई बीटेक करो, आईटी कंपनी में जाइए और वहाँ आपको एक अलग दुनिया मिलती है और नाम भी
होता है कि हाँ भाई हमारा बच्चा इतने लाख इतने करोड़ों का पैकेज ले रहा है। करेक्ट। तो मतलब चुनौतियां क्या रही हैं आपके सामने अचानक से जब ये आपने डिसीजन लिया? जी, तो चैलेंजेस देखो, अगर आप कोई भी प्रोफेशन उठाओगे जी, हर प्रोफेशन एक चैलेंजेस का बैग लेकर चलता है जी, ठीक है, वेदर इट इज IT सेक्टर, इट इज योगा इंस्ट्रक्टर जी, और विच एवर सेक्टर यू आर गोइंग फॉर। जी, टू बी स्पेसिफिक, योगा की बात करते हैं तो मैंने बैचलर्स किया मैथमेटिक्स में, तो ऑब्वियसली एक हर किसी का नॉर्मल थॉट आएगा कि भाई मैथ्स में किया तो मास्टर्स भी करेगा, अच्छे से आगे जाके डेटा एनालिसिस्ट बनेगा बंदा जी, या रिसर्च में जाएगा जी, और अच्छा खासा लाखों का पैकेज लेगा। जी, ये एक जो लोगों की धारणाएं रहती हैं, जो परसेप्शन रहता है कोर्स को लेकर के, मेरा भी ये था। ऑल ऑफ सडन मेरे को ये लगा कि ठीक है चैलेंजेस आएंगे जी, लोग इसका विरोध करेंगे जी, बट मेरे इंटरनल जो मेरे खुद की अंतरात्मा जो मुझसे कहती है कि हाँ यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें अच्छा लगता है। बहुत सुंदर। मैं वो करना चाहता हूँ जिसमें मुझे आनंद आता है, मुझे वो नहीं करना जो लोगों को, जिसमें लोगों को आनंद आता है। बहुत बढ़िया। यही डिफरेंसेस था। लोग चाहते थे बाहर भौतिक जीवन में, लोग चाहते थे कि ये करो, क्योंकि आज के टाइम में आपने भी देखा होगा हम लोग के बचपन से अपब्रिंगिंग ही यही रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि देखो शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है जी, तुम भी ये करो, जी, आप ये कर रहे हो, देखो उसने ये कर लिया, बीटेक करके इंजीनियरिंग करके लाखों का पैकेज कमा रहा है, तुम भी बीटेक करो। जी, भाई उसका एप्टीट्यूड बीटेक का नहीं है। जी, वो बंदा बीटेक करके सिर्फ एक बोझ है, बीटेक करके आपने लाख रुपए खर्च कर दिए, बीटेक करा दी, वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, जी, आपने तो उसका फ्यूचर खराब कर दिया ना। जी, आपने कभी उससे पूछा कि वो इंटरेस्ट क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता? नहीं पूछा, हम लोग नहीं पूछते। बट ठीक है, बैचलर्स करने का मुझे ये माइंड में आया कि ठीक है मैथमेटिक्स मैंने कर ली, वो मेरे लिए हितक बनी थी सर। मुझे लगा कि इस योग के फील्ड में मुझे कुछ करना चाहिए पर्सनल लेवल पे। मैंने स्टार्ट किया, फैमिली में भी पेरेंट्स ने वही जो आपने बोला, सबका ये माइंडसेट था कि योगा का भी इतना स्कोप नहीं है, पैसे भी नहीं है इसमें इतनी जॉब्स भी नहीं होती हैं। प्लस वहीं अगर इस चीज को दूसरे लेंस से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी योगा को बहुत ज्यादा लोगों तक फैलाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे बन चुका है, बहुत सारी चीजें अभी लाइफ में आ चुकी है, योगा को लेकर के लोग बहुत जागरूक होना शुरू हो गए हैं। उस चीज को भी माइंड में रख करके ये था कि हाँ आज नहीं तो कल योगा में एक बूम आएगा। ठीक है, लोग योगा को आज तो नहीं कर रहे, लेकिन आगे जाके लोग डेफिनेटली योग को जिस तरह से आज लोग ऑप्ट कर रहे हैं, कोई योगा ट्रेनिंग को कोर्स कर रहा है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है, कोई मास्टर्स डिप्लोमा कर रहा है, बहुत सारे कोर्सेज कर रहा है, और लोग स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, फिजिकल हेल्थ को लेकर के। वहीं आज के टाइम मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल इश्यूज जो हैं, वेदर इट इज एंगर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो इश्यूज चलते हैं उसको भी लेकर के लोग, डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं एटलास्ट क्या डेली योगा कीजिए। बिल्कुल। वहीं हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर सर्च किया योगा फॉर स्ट्रेस, योगा फॉर एंजाइटी। क्या कभी आपने गूगल पर सर्च किया कि योगा इंस्ट्रक्टर नियर मी जो मुझे टीच कर दे, क्या सही है क्या गलत है? बिल्कुल। उसी चीज को माइंड में रखते हुए मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड को मैंने चूज किया कि हाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आई थी बीच में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। मुझे खुद भी लगा था कि यार माइंड में एक पॉइंट पर टाइम आया था कि यार लोग क्या कहते हैं, वहां पर मेरा फ्रेंड जो है वो 50,000 रुपए महीने कमा रहा है योगा में, मैं ज्यादा नहीं कमा रहा हूँ। फिर मेरे को यही डिफरेंस आया कि अगर अगर मुझे पैसा ही कमाना होता, अल्टीमेटली पैसा ही होता सब कुछ, तो शायद मैं मैथमेटिक्स ही ऑप्ट करता। बिल्कुल, क्योंकि वहां ज्यादा पैसा है, वहां समय भी दिया था। ठीक है, वहां समय भी दिया था। वहीं अगर मुझे योगा मैंने चूज इसलिए किया कि मैं अपने साथ अपने आसपास के लोगों को वो सही नॉलेज निशुल्क हो या शुल्क भी कम से कम जितना इंसान दे पाए। बहुत बढ़िया। ठीक है, एक परोपकारी रूप से कि हाँ जितना आप दे पाओ, सेवार्थी के रूप में, सेवा के रूप में। ऐसा नहीं कि कोई मैंने एक बार सेट कर दिया कि मुझे 20,000 रुपये महीना चाहिए आपसे, नहीं, कि हाँ आपको सही नॉलेज मिल जाए, बस इतना मेरा था। फिर मेरे माइंड में यही उद्देश्य है कि हाँ जब मैं इस उद्देश्य को लेकर के चलाऊं, पैसा सेकेंडरी है, इंपॉर्टेंट है लोगों तक रीच, लोगों तक ये नॉलेज पहुंचना, सही चीज पहुंचना। लोग सिर्फ पैसों की अंधी दौड़ में, अंधी भूख में है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा कुछ नहीं है, पैसा भी है। कब तक? जब तक आपका रोटी कपड़ा मकान के ये चीजें सही ना हो जाएं। उसके बाद आपने क्या किया अपने लेवल पे, आपके जो मन, आपके अंतरात्मा जो आपसे कराना चाह रही है वो करा नहीं करा, नहीं करा तो पैसे का कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए मैंने इस चीज को माइंड में सोचा कि हाँ
मॉनिटरी या इस चीज के ऊपर चैलेंजेस आए थे, बट ऑल इन ऑल मेरा एक फेथ था ईश्वर में, भगवान में जी। तो चीजें इस तरह से चल गई कि अब सही चल रहा है सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईश्वर की दया से। हर घर में एक योग से निपुण एक बच्चा तैयार हो जाए तो भारत की दशा ही कुछ और होगी मोहित भाई। डेफिनेटली मतलब इंसान कमाता है जीवन जीने के लिए, उसके बाद उसी पैसे को वो अपने स्वास्थ्य के लिए लगा देता है। एग्जैक्टली। चाहे हालांकि कितने भी इंश्योरेंस चल रहे हो, ये तो कहने की बात नहीं है इंश्योरेंस है। देखा है कि माता पिता जब बूढ़े होते हैं, बाकी कोई भी आपातकालीन स्थिति में कोई बीमारी आ जाती है शरीर में, तो भाई साहब घर तक बिक जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये अच्छा है। और आप ये बताइए मोहित भाई कि आपने चुनौतियों पर बात करी, और जब हम थोड़ा सा योग के अंदर जाते हैं तो एक हल्का सा आप बताएं हमारे दर्शकों को कि योग में, और आजकल जो हमारा बच्चा है वो जिम की तरफ भी ज्यादा आकर्षित हो रहा है, तो जिम कहते हैं कुछ बच्चे, मैंने बात करी है बच्चों से कि भाई योग में जाओ, तो वो कहते हैं कि क्यों, जिम में जा तो रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए, उन युवा के लिए जिम और योग में अंतर क्या है, ये बताने का प्रयास कीजिए जिससे कि कुछ बेहतर हो पाए। ठीक है जी। तो अगर हम इसको एक बिल्कुल बेसिक और सरल भाषा में समझेंगे इस चीज को, तो जैसे अगर हम योगा की बात करते हैं तो योग में काम चीजें जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट आता है श्वास। ठीक है, वहाँ श्वासों का तालमेल बिठाना होता है अपने मूवमेंट के साथ। जी। वहीं आप जिम की एक्सरसाइज करते हो जी, वो एक व्यायाम है जी, ठीक है, ओके। वहाँ आप अपनी सांसों के साथ तालमेल नहीं बनाते जी, वहाँ आप मसल माइंड कोऑर्डिनेशन करते हो जी जी। आपको ये मसल बनानी है, आप सिर्फ इस पर फोकस करोगे जी। यू फॉरगेट कि आप सांसों का इसके साथ तालमेल करना भी नहीं करना है जी, बिल्कुल नहीं करते। हम सिर्फ एरोबिक्स कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं जी, या हम जिम के अंदर हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, हमारा फोकस रहता है सिर्फ उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे, सांसों पर नहीं होता। वहीं सांस का खेल आ जाता है योग में। मैं अगर फॉरवर्ड बेंड कर रहा हूँ, सामने की तरफ बेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा आ जाता है श्वास छोड़ना, जो स्वतः बॉडी करती है, बट कितना छोड़ना है, कितनी श्वास लेकर के छोड़ना है, कौन से पोस्चर में सांस को छोड़ना है, कौन से पोस्चर में सांस को लेना है, कौन से में रोक करके आपको होल्डिंग करनी है, ठीक है, आपको कुंभक लगाना है किस पोस्चर, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पोस्चर में काम करता है जी। यही डिफरेंस आ जाता है कि एक बंदा कह रहा है कि मैं जिम में पसीना बहाता हूँ जी, जिम के अंदर भी सारी चीजें कर रहा हूँ, मैं योग में पसीना बहा रहा हूँ, तो क्यों ना जिम ही कर लूँ। ठीक है, जिम का भी एक अपने लेवल तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए अच्छा है। आप अपनी बेसिक लाइफ में स्ट्रेंथ, अगर आप बेसिक लाइफ की उससे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहते हो, यू शुड गो फॉर जिम जी। बट मैं मानता हूँ कि जिम के साथ योग को बैलेंस कर लो जी। जिम आपको शारीरिक स्ट्रेंथ देगा, मानसिक स्ट्रेंथ नहीं देगा। ये एक बड़ा जो अंतर है, गैप है, वो ये गैप है कि वहाँ शारीरिक स्ट्रेंथ है और योग में शारीरिक प्लस मानसिक ये प्लस आध्यात्मिक वो प्लस इमोशनल प्लस स्पिरिचुअल प्लस साइकोलॉजिकल। बहुत बढ़िया, कितनी सारी चेन कनेक्ट हो गई वाकई। ऐसा नहीं है कि योग में स्ट्रेंथ नहीं आती, ऐसे ऐसे पोस्चर है भैया, अभी अगर मैं कहूँ वो पोस्चर जिम वाले से करवा दूं, उससे मैं हनुमान दंड लगवा दूं जी, वो नहीं लगा पाएगा जी। सपाटे लगवा दो उससे जी, नहीं लगा पाएगा जी। 10 सपाटों में ढेर जी। आप उनसे जो हमारे देसी दंड हैं वो लगवा दीजिए, नहीं लगेंगे। सिर्फ एक दिखावा है, शारीरिक दिखावा है बाहर से जी जी। ये मसल बना ली जिस तरीके से हम भौतिकवाद की तरफ जाते हैं कि हमारे पास ये कपड़े, ये ब्रांड, ये घर, ये गाड़ी, तो हमें वो भारी रूप से तो संतुष्टि मिलती है, पर कहीं ना कहीं हम उस घेरे में, उस एक कुएं में नजर आते हैं कि हम क्या ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ जिम है और योग यानी आपको उस कुएं के अंदर आपको जाना है और उसी के अंदर आपको खोजना है। करेक्ट। और जहां तक
सवाल है आने वाली पीढ़ी का, युवाओं का। दोस्तों कितनी सुंदर बात कही है हमारे मोहित भाई ने। ये बहुत ही समझने के लिए जरूरी है कि दोनों में क्या अंतर है। आप मानसिक तौर पर कमजोर हैं, शारीरिक तौर पर आप कितने भी बेहतर हैं, तो क्या ही हो गया। जब कहीं लड़ाई आएगी तो आजकल छोटी गोलियां चलती हैं, ढेर हो जाते हैं। वहां मानसिक तौर पर आप कितने सबल हैं, कितने सफल हैं, तभी वहां आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे। मतलब यही सारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योग आपको अंदर से जोड़ता है, अंदर से जोड़ता है। जिम आपको बाहर से जोड़ता है, बाहर से जोड़ता है जी। आप जिम कर रहे हो जी, शरीर बन गया जी। बाहर, हमें किसको दिखाना है जी, उसको दिखाना है, दूसरे इंसान को। दूसरों क्यों? के लिए। दूसरों के लिए ग्लैमर, अट्रैक्शन। जी, ठीक है, मुझे क्यों, मैं ठीक है स्ट्रेंथ के लिए कर रहा हूँ। जी। आप जिम में 90% लोगों से पूछ लीजिएगा जी। जो जिम कर रहे हैं, जी। क्या आप भाई स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हो क्या जिम सिर्फ? जी। भैया नहीं, कपड़े फिटिंग के पहनो अच्छे से, दिखाना है मुझे लोगों को, देख मेरा शरीर, देख क्या बढ़िया डोले, देख क्या बढ़िया बैक है। जी। बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो जिम को एज अ स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए या स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं योग के अंदर क्या आ जाता है, ठीक है, योग पर भी आते हैं। जिम के अंदर एक चीज जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है, जी। ठीक है, आप जिम कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम योगा, जी। आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते जी। हैं, ठीक है, वो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने शुरू होते हैं, स्ट्रेस को रिलीज करने के, जो स्ट्रेस को हटा देते हैं, जी। ठीक है, स्ट्रेस रिड्यूसिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपका एक मेंटली आप रिलैक्स फील करते हो। ठीक है, वही योगा आपको आपके हार्मोन्स इनके बैलेंस तो करता ही करता है, साथ साथ आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है, इमोशनल स्ट्रेंथ देता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ देता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देता है, कि जिससे आप इंटरनली खुद से कनेक्ट करो, आप अपने अंदर की बॉडी खुद को जानो कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, जब अंदर से स्वतः को जानना शुरू कर देते हो, तब आप ये जानना शुरू कर देते हो कि ये बाहरी दुनिया में क्या मेरे अंदर की दुनिया से कोई तालमेल बन रहा है, नहीं बन रहा। क्या मैं जिम, ठीक है, जिम करना बुरा नहीं है, आप अंदर के चीजों को जान गए तो आप अगर जिम करोगे तो आपको एक खुद पता लग जाएगा कि मैं जिम खुद की स्ट्रेंथ के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जहां मेरे को ये विचार आएगा कि मैं बाहर के लिए कर रहा हूँ, वहां आपके अंतर की आत्मा जो आपने योग करके बिल्ड करी ना स्ट्रेंथ, वो आपको गाइड करेगी, कहिए कि नहीं, दिस इज नॉट माई पर्पस इज समथिंग एल्स। हम ये शरीर लेकर पैदा हुए हैं, ये शरीर ही चला जाएगा वापस। हमारी एक चीज होती है आध्यात्मिक चेतना, जिसकी हम बात करते हैं, चाहे हम योग से करें, चाहे हम ज्ञान योग से करें, कर्म योग से करें, भक्ति योग से करें, जिसमें श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में बहुत अच्छे से बताया है। हम किसी भी योग को पकड़ लो, योगा का मतलब सिर्फ शरीर चलाना ही नहीं है। ये जो हमने ना बातें करी चारों योगों की, भक्ति योग, कर्म योग, ये ज्ञान योग, ध्यान योग, तो ये सारी चीजें, जब बंदा इनमें से किसी भी चीज को पकड़ता है तो वो अपने अंदर की चीजों से कनेक्ट होकर के वो ये जान जाता है कि ये आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं जिस आध्यात्मिक चेतना को मैं रीच कर जाऊंगा, मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चला, मैंने आध्यात्मिक चेतना को के लेवल को मैंने बढ़ाना शुरू किया। हम योग कर रहे हैं, कुछ भी योग को पकड़ रहे हैं, हमने आध्यात्मिक चेतना बढ़ा दी। मैं आत्मिक बल की बात नहीं कर रहा, मैं आध्यात्मिक बल की बात कर रहा हूँ। जैसे वो बढ़ता जाएगा, आपने मान कर चलो आध्यात्मिक चेतना के 7 लेवल मानो, आप तीसरे चरण पर पहुंच गए और किसी कारणवश उस, मतलब ये देह तो त्याग होनी है, जाएगी, देह चली गई, क्या हमने इस शरीर में जो हमने स्ट्रेंथ बनाई थी, जो जिम करी थी, क्या अगले जन्म में शिफ्ट होगी? बिल्कुल। आप पूछ लीजिए किसी से भी, क्या शिफ्ट होगा शरीर? नहीं होगा। क्या मैंने इस पर जो दुनिया भर की चीजें करी हैं, जो खाया अच्छा खासा, या फिर मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, या फिर मैंने हेयर रेसोल्यूशन, जो भी कुछ करवाया, क्या अगले जन्म में शिफ्ट होगा? आंसर नो। इसका मतलब हम ये बॉडी नहीं है, बिल्कुल, हम क्या है? हम एक आध्यात्मिक चेतना है। जी, अगर हम उस चेतना पे काम कर दिया, मैंने तीसरे चरण पे छोड़ दिया मान कर चलो, और किसी कारण से शरीर चला गया, अगला जन्म जब अगले जन्म इंसान पैदा होगा, तीसरे के बाद चौथे पे, अब वो आध्यात्मिक चेतना तीसरी लेकर पैदा होगा। बहुत बढ़िया।
अब उसको जीरो से काम नहीं करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, और तीसरी लेकर पैदा होगा। जितने आपने महापुरुष देखे होंगे, बहुत बढ़िया, वो लोग क्या हैं? आप देखो होगा कि छोटी सी उम्र में स्वामी विवेकानंद जी जो हैं बहुत जी। अच्छे से सारी चीजों का ज्ञान हो गया था, जी। और इतनी जल्दी स्पिरिचुअली इनकी ग्रोथ हो गई थी। बहुत जी। सारी बुक्स वो बहुत आसानी से पढ़ लिया करते जी। थे। बच्चे के लोग कहते थे बच्चा हमारा भी, इनका भी बच्चा वही है, जी, शरीर तो वही है। लोग हम किस पर हम तुलना कहाँ कर रहे हैं? शरीर पे, शारीरिक तौर पे। क्या आपने उसकी आध्यात्मिक चेतना को देख पाए? नहीं देख पाए। ये करेक्ट, उस चीज को देखने के लिए भी आपका इतना विजन है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत यहाँ डिफरेंस आ जाता है। वो स्वामी विवेकानंद जी पिछले जन्म में जो भी कोई उनकी प्रज्ञा रही है, जिस लेवल पर उन्होंने अपनी आध्यात्मिक जर्नी को छोड़ा था, वहां से शुरू कर दिया। जी, देखूंगा आजकल के एक यूट्यूबर फेमस है, एक बच्चे है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो भगवत गीता गाता है, छोटा सा बच्चा है जी, भगवत गीता वो मतलब कंठस्थ है जी, और अच्छे से बिल्कुल बताता है, उसके विद वर्ड मीनिंग सारी चीजें बता रहा है। इतना 8 साल 4-5 साल का बच्चा है वो, उसको उतना ज्ञान कहाँ से आ गया? जी, समझ गए। कहीं ना कहीं उसके पिछले जन्म में उसका कनेक्शन रहा है स्पिरिचुअल जर्नी से, जो बंदा इस लेवल पर पहुंच गया। योग ये काम करता है। योग ये काम, योग सिर्फ शरीर चलाना, ये आसन करना ही नहीं है, जीवन का उद्देश्य भी दिखाता है। एग्जैक्टली कि आपको ये बताता है आप शरीर ही नहीं हो, आप शरीर से उठ कर है, और आपका क्या उद्देश्य है उसमें हेल्प करता है। जैसे कि एक जापान में इकिगाई एक वर्ड चलता है। इकिगाई का मतलब है कि अपने आप को वो उद्देश्य, वो लक्ष्य मिल जाना जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। करेक्ट। अब जैसे भैया हम सभी को पता है कि 84 लाख योनियां होती हैं जी। 84 लाख योनि में से एक इंसान की योनि मिलती है जी। भगवान ने इंसान की योनि ही क्यों बनाई? हमें इंसान का जन्म जो दिया है वो क्यों दिया है? इस चीज के पीछे एक रीजन, एक बहुत प्रचलित आंसर चलता है जी। वो ये है, इंसान की योनि इसलिए बनाई है कि आप इस 84 लाख योनि के चक्र से मुक्त हो जाओ। जी। अब वो कैसे मुक्त होगे? आप मुक्त तब होगे जब ईश्वर की शरण में जाओगे, आप ईश्वर की भक्ति करोगे। जी। मैं ईश्वर सिर्फ उस मूर्ति या उस तस्वीर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा जी। वो तो एक हम तस्वीर मूर्ति इसलिए बनाते हैं, हमारी श्रद्धा उस तस्वीर या मूर्ति के अंदर जान डालती है। जी। हम कहते हैं गोपाल जी, लड्डू गोपाल, करेक्ट। अब हम कहते हैं भैया वो उनको खिलाना पिलाना सारी चीजें जी है, तो वो एक स्टील ही, भौतिक संसार में चलने का एक तरीका है, तो वो चीजें ऐसी ही जी। बट उसके अंदर हम कहते हैं कि वो लड्डू गोपाल पानी पीते हैं, खाना जी, खाते जी, हैं। जी, जी, वो कौन खा रहा है? हमारी श्रद्धा खिला रही है उनको। श्रद्धा, हमारी श्रद्धा ने जान डाली है उस पत्थर में। जी। पत्थर में जान नहीं थी जी, बिल्कुल। मैंने अपनी श्रद्धा को पत्थर से जोड़ दिया, उसमें जान आ गई। बहुत अच्छे। अब मेरी श्रद्धा उसको मान रही कि मैं उसके थ्रू एक जरिया मिल गया, इस जरिए से मैं ईश्वर तक जा सकता हूँ। जी। ऐसे ही हम ईश्वर की चीजों में, ईश्वर के चरणों में, या हम ईश्वर क्या है, हम जब खुद को जानना शुरू कर देते हैं, जब अंदर की तरफ डुबकी मारते हैं ना जी। जब खुद को जानोगे जी। तो आपको ईश्वर प्राप्त करने की जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए 84 लाख योनि के चक्र से हटने के लिए इंसान की योनि दी गई है। अब इंसान क्या कर रहा है? भौतिक जीवन में है, कोई कुछ कर रहा है, पाप, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं जी। उसको लग रहा है ठीक है, अगले जन्म में क्या पता इंसान ना मिले। वो कह रहे हैं देखा किसने अगला जन्म, इस तरीके से अगले जन्म तुम्हें क्या गारंटी है इंसान की योनि मिलेगी? बिल्कुल। तुम्हें फिर से 84 लाखों की उस योनि में चक्र में घुमा देगा वो भगवान। वो इसलिए इंसान का जन्म दिया था कि भैया समझ जा, इस शरीर से उठ जा। शरीर तब तक है, शरीर एक साधन है, ये तब तक है जब तक तुम इससे काम ले रहे हो। एक तरीके का गिफ्ट दिया है इंसानी रूप में, इंसानी इसमें निकल जाओ। इंसान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चेतना, सोचने समझने की क्षमता जानवरों में नहीं है जी। आपने देखो कुत्ता या कोई भी जानवर है, वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है जीवन का भाई? सोना, खाना और संबंध बनाना जी। 3 चीज है, उससे अतिरिक्त कुछ और नहीं करता। इंसान अपने दिमाग से काम लेता है उससे जी। बिल्कुल। कभी देखा कुत्ते से आदमी से काम करवाता हुआ? इंसान कुत्ते से करवा लेगा काम जी। यही फर्क आ जाता है। हमारे अंदर वो चेतना है सही और गलत को डिफरेंस करने की जी। वही जानवर में नहीं है। यही सही और गलत के डिफरेंस को हम ये कर देंगे, मैं देह नहीं हूं, मैं देह से उठ कर हूं जी। ये डिफरेंस तुमने समझ लिया
तुम उठना शुरू कर दोगे। 84 लाख के उससे मोक्ष द्वार की तरफ आप जाना शुरू कर दोगे, शुरू कर देंगे, प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। ये चीजें इस तरह से चलती है। बहुत अच्छे, बहुत ही मतलब आपने आसान भाषा में अध्यात्म को समझाने का प्रयास किया। और मित्रों, ये जो अध्यात्म है, जो योग है, ये हमें एक दिशा देने का कार्य करता है, हमें एक सफल इंसान बनाने का कार्य करता है। जानवर से मानव की ओर योग की यात्रा रहती है, क्योंकि लास्ट में शिक्षा का जो योगदान है हमारे जीवन में, वह यह है कि हम एक बेहतर इंसान बन पाए, मूल्यों के तौर पर, संस्कृति के तौर पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा मोहित भाई आपसे इस विषय पर चर्चा करके। तो मोहित भाई, आप ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि जैसे जो आसन होते हैं योग में, उनका वाकई महत्व होता है, क्योंकि जब किसी को कोई चोट लगती है या बैक लोअर में परेशानी आती है, तो वो अचानक से दर्द के कारण वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर वो डायरेक्ट एक दवाई लिखेंगे, वो स्टोर से जाएंगे, लेंगे, रिलीफ मिल जाता है उस समय के लिए, और चीज़ें लगती हैं कि हाँ बेहतर हो गई है। तो योग कहाँ पर है, उस परिप्रेक्ष्य के आधार पर। ठीक है, इस चीज को एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, जो कि वो एग्जांपल मेरा खुद का है जी। मेरे को रिसेंटली शोल्डर में इंजरी हुई थी जी। तो उस चीज को देखते हुए मैंने डॉक्टर से बात करी थी। डॉक्टर टोल्ड कि इसमें हल्का सा स्टिच लगेगा, मसल टियर था जी, मस्कुलर टियर था। तो उन्होंने कहा कि ये हल्के से स्टिच लगेगा, यू विल बी ऑल राइट, चीजें हो जाएंगी ठीक। मेरे को आया कि हमारा शरीर बना है पंच तत्वों से जी, इसको 5 तत्व चाहिए हील करने के लिए जी, खुद को ठीक करने के लिए जी। वो 5 तत्व ही देने के लिए मैंने सोचा क्यों ना अपना हवा पानी बदल दिया जाए जी। मैंने यहाँ से शिफ्ट किया, कुछ दिनों के लिए मैं चला गया अपना हरिद्वार जी। हरिद्वार और ऋषिकेश में रहा, वहां अपने मैंने खाना पानी चेंज किया जी। वहीं पर ही बॉडी की फिर मैंने डीप मेडिटेशन करी, इंटरनली बॉडी को हील करने का मैंने ट्राई किया जी। वहीं हम इस चीज को एक और एग्जांपल से समझें, जैसे हम घर बनाते हैं जी, घर में लेबर लगाते हैं, मिस्त्री लगाते हैं, और उसको घर को कौन बनवा रहा है? मालिक जी। जो बनवा रहा है, जैसे उसको मैप दे दिया है, यहाँ ये कमरा बनेगा, यहाँ ये बनेगा, करेक्ट। डायरेक्शन कौन दे रहा है? मालिक जी। काम कौन कर रहे हैं जी? मिस्त्री जी और लेबर जी। लगा क्या रहे हैं वो? ईंट, मसाला जी, सरिया। ये होगी बेसिक जीवन में जो हम चलाते हैं जी। इसको शरीर पे कैसा लगाना है जी? दिमाग है मालिक। शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, जो WBC, RBC, जितनी भी सेलुलर लेवल पर जो काम करती हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सब मिस्त्री हैं, ये सब लेबर है। उन सब का खाना क्या है? पलस्तर, ईंट क्या है, रसरिया क्या है? जो हम आहार देते हैं उसको जी। जंक फूड दोगे, जंक फूड जैसे ही इमारत बनेगी जी। अच्छा फूड दोगे, अच्छे फूड जैसी इमारत बनेगी जी। मान कर चलो, अगर बाहर मिस्त्री को चाहिए हम बदरपुर जी, हम उसको वहीं से जाकर के खनन का रेत देते हैं, मिक्स हुई चीजें चाहिए बदरपुर जी। आप बदरपुर का ना रेत मिक्स करके, दुनिया भर की चीजें मिक्स करके, कंकड़ पत्थर मिक्स करके दे रहे हो जी। क्या वो बदरपुर का काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी ना जी। जो मैंने मटेरियल उसको दूंगा, वो उस पर बनाएगा, का वो ज्यादा दिन टिकेगा जी? बिल्कुल सही है, नहीं टिकेगा। वही सेम काम बॉडी पे है जी। आप बॉडी को वो आहार दो, शुद्ध आहार, ऑर्गेनिक आहार जी। ऐसे आहार में हवा भी एक आहार है जी। हम सोचते हैं हवा आहार में नहीं आती, हवा भी एक आहार है जी। अच्छा खाना आहार में आता है, हवा भी आहार में आती है। हाँ, हम उसको आहार देंगे, सही आहार देंगे, वो अच्छे से अंदर से उनको एब्जॉर्ब करेगा और उनको हीलिंग करना शुरू कर देगा। वहीं हीलिंग होती है, वहीं चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। वहीं हम लोग आते हैं, अगर लोअर बैक पे, जैसे हमने बात करी, किसी को इश्यू होता है, कोई चीजें होती है, तो अगर लोअर बैक पे आते हैं, तो अगर किसी को लोअर बैक का इश्यू हो जाता है ज्यादातर, उस केस में लोअर बैक में इशू आता है आपका L4, L5, S1, S2, इसके आसपास के आपको लोअर बैक इंसान को इशू होते हैं जी। वहां पर हमारी जो स्पाइन होती है, अगर इसको हम लोग एनाटॉमी के लेंस से देखें,
तो जहाँ हमारी जो दोनों वर्टिब्रा होती है, जी जो हड्डी होती है, हड्डी के बीच में एक कुशन होता है, उसको जी। कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड होता है, फ्लूइड भरते हैं उसके अंदर, जी जो बहुत ही कुशनिंग प्रोवाइड करता है दोनों हड्डियों को। जी। दोनों हड्डी एक साथ चिपका दूं मैं ऐसे और ऐसे घुमाऊं, घिसना शुरू कर देंगे एक दूसरे को, जी। हड्डी खत्म हो जाएगी। जी। उसको उसके बीच में बफरिंग दे दी जी। कि जिससे अगर मैं शॉक हो तो शॉक एब्जॉर्ब करके हड्डी से हड्डी ना टकराए, वो बीच में वो मतलब रह कुछ ऐसा कह सकते हैं, या तो गुब्बारे की तरह बीच में, Exactly. या जैसे हमारे दो रोड है और बीच में हमने स्प्रिंग दे दी, कुछ इस तरीके से। करेक्ट, वो स्प्रिंग की तरह ही काम करती है। जी जब कोई इंसान फॉरवर्ड बेंड ज्यादा कर देता है या बैकवर्ड बेंड ज्यादा कर देता है, तो वो जो बैग है वो वहां से फूलना शुरू हो जाता है। जी। जैसे वो फूलना शुरू होगा सॉरी तो उसके फूलने से क्या होगा कि आप इंसान को डिस्क होना शुरू हो जाती है। ये कट कर देना, कट कर देना है वो तो वीडियो में कट हो जाएगा। पानी। ये खांसी फ्लोट तोड़ रही है यार। खांसी है नहीं, पर जब रेगुलर बोल रहे हैं ना तो वो धसका सा बन रहा है, वो घर्षण ज्यादा हो रहा है ना, हवा का, हवा भी सूखी चल रही है। तो जो वो कुशनिंग होती है, जब वो बल्जिंग हो जाती है, बाहर को निकल जाती है जी। तो वो डिस्क होती है। डिस्क मतलब इन्हें हड्डी खिसक गई, मतलब वो जो लिक्विड बाहर निकल गया, सीधी बात है। जब वो लिक्विड बाहर निकल जाता है, वहीं से ओरिजिन होता है साइटिका नस का। जी। साइटिका नस हमारे पीछे की तरफ से L4 L5 के पीछे ओरिजिन होती है और पीछे से निकल के जांग के पीछे जाना शुरू होती है, यहाँ तक जाती है। नीचे लोअर लिम्ब का जो चलाने का काम होता है वो साइटिका नस का होता है। यहाँ को खून जो चलाना होता है या जो सेंसेशन देता है वो साइटिका नस देती है। जी। वहीं जो बल्जिंग होती है, डिस्क होती है, जिनको डिस्क होती है उनको साइटिका होना शुरू हो जाता है। जी। डिस्क हुई, साइटिका नस में क्या होगा कि जहाँ मान के चलो 100% खून जा रहा था, वहां वो नस दबने से 70% जा रहा है, 30% अभी नहीं जा रहा, वो दब चुका है, जिससे कि हमें बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। नंबनेस, पैरों में सुन्न हो जाते हैं, हैवी होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पैरों में जान ही नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, वो साइटिका की वजह से। उसको हील कैसे किया जाता है? योगा थेरेपी से भी हील होती है जी। साथ के साथ हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, प्राणिक हीलिंग, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, ये सारी जो थेरेपीज हैं योगा में आते हैं। आसन ही, ठीक। हाँ, तो इन सारी चीजों से ही उसको हील किया जाता है। ठीक है। ये सारी चीजें नेचुरल हैं, आपको नेचर से कनेक्ट करती हैं। वहीं हम जो दवाइयां लेते हैं बाहर से, दवाई क्या करती है? हमने दिमाग को सरपास कर दिया, दिमाग को ये सिग्नल दिया जो मैं दवाई दे रहा हूँ इसमें जितने मिस्त्री हैं उतने काम करेंगे, शरीर के मिस्त्री को ऑफ कर दो, सुला दो ना। अगर मैं दिमाग को सिग्नल दिया है बिना दवाई के, तो जो अगर जितने अंदर मान कर चलो 100 लोग हैं जो काम करते, तो दिमाग 100 को डायरेक्शन देगा उसको हील कराने के लिए। ठीक है। दवाई से क्या होगा? वो 100 काम नहीं करेंगे जो दवाई में है। दवाई ने जितनी डोज है, 10 की डोज है ना, तो 10 से काम करवाएगा वो, सिर्फ औरों को अलग रखेगा। इसलिए दवाई से डिपेंडेंट कर देते हैं हमको। ठीक है, दवाई एक हद तक ठीक है, लंबे समय तक दवाई को चलाना आपके किडनी को भी इफेक्ट करता है, आपके ओवरऑल हेल्थ को साइड इफेक्ट करता ही करता है। इसलिए दवाई खाओ जब तक है, उसके बाद योगा से, नेचुरल चीजों से, नेचर से कनेक्ट होना शुरू कर दो खुद को, तो ज्यादा जल्दी से हील होना शुरू हो जाता होगा। मोहित भाई, ये बताइए कि आज वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं युवाओं के सामने, क्या आने वाले 25 सालों में जब 2050 आएगा, आप भारत को कैसा देखना चाहते हो कि जो आज समस्याएं हैं उन पर हम किस तरीके से काम करें, या हम सब मिलकर ऐसा क्या करें वो युवा पीढ़ी सजग हो और एक बेहतर कल्पना के साथ हम आगे बढ़कर भारत को एक सकारात्मक दिशा देने का कार्य करें? देखो, जहां हम लोग सकारात्मक विकसित भारत की बात करते हैं जी, तो सकारात्मकता में हमारे सिर्फ विचार ही नहीं आते हैं जी, हमारे एक्शन भी आते हैं जी। ठीक है। वहीं हम लोग मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं जी, ठीक है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज की जो बात हम लोग अभी, आपका जो अभियान जो है मेनली उस पर ही फोकस्ड है जी। तो उसके अंदर सारी जो ड्यूटीज दी गई हैं, उसमें से अगर एक भी ड्यूटी इंसान तरीके से एक्शन में लाना शुरू कर दे, अपने जीवन में विचार के तौर पे है,
ड्यूटी सबको रटी हुई है। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा ना इंसान, उससे कहा तो भाई छठी ड्यूटी बताओ क्या, फट बता देगा। उसका शाब्दिक अर्थ अपने जीवन में उतारा नहीं उतारा जी, ये इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण ये है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम एग्जाम में पास हो गए, वो ठीक है, वो वहां तक एग्जाम में पास हो गए, उसके बाद क्या, उसका कोई मूल्य नहीं रहा, वो चीज वहीं की वहीं खत्म हो गई। इम्पोर्टेंट यहाँ है कि हम जो आप अभियान चला रहे हो, सकारात्मक जो चला रहे हैं, वो सकारात्मक सिर्फ विचार के तौर पर नहीं, आपको एक्शन के तौर पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू लाओगे जी, इनको एक्शन में लाओ जी, इन चीजों को अपनी लाइफ में देखो जी। जैसे उसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड भी एक ड्यूटी है, लोगों के प्रति आपको किस तरह से अपना व्यवहार रखना वो भी है जी। आपकी साइंटिफिक टेम्पर की बात करी गई है, नहीं है साइंटिफिक टेम्पर लोगों में, नहीं है लोगों में टेम्पर भी है। साइंटिफिक टेम्पर का एक बेसिक मतलब, लोग सोचते हैं टेम्पर कैसा टेम्पर, कोई भी चीज हमें दिखी सीधी ग्रहण कर ली, उसको छाना नहीं छाना कैसे, वो साइंटिफिकली छानना है। वो टेम्पर टेम्परामेंट कैसा है, वो क्या ये मैं ग्रहण करूं या ना करूं। मुझे भिंडी की सब्जी खानी है तो मैं बाजार में जाके भिंडी की सब्जी तो खरीदूंगा ना भाई, बिल्कुल राइट। मैं टिंडे खरीद के भिंडी थोड़ी बना दूंगा, बिल्कुल वही सेम बात यहाँ पर आती है। मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट की डेफिनेशन रट्टा मार के मैं सोच लूं कि मेरे अंदर साइंटिफिक टेम्पर आ जाएगा, यहाँ थोड़ी होगा जी। उसको विचार करना है, मनन करना है, सोचना है, वो व्यवहार में आ जाएगा, व्यवहार से एक्शन शुरू जी। ऐसे ही यहाँ से चीजें शुरू हो जाती है, यहाँ से एक कड़ी कनेक्ट होती है शब्दों की एनर्जी की, जो हमने बात करी थी जी। कोई भी शब्द है उसकी अपनी एक एनर्जी है, ठीक है, उसकी एनर्जी आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है जी। जिसमें एनर्जी है वो आपकी बॉडी की वैसी ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है, ऑरा बना देता है जी। मान के चलो एक बच्चे की टेबल पर मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं, संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है, संविधान उसके पास है, उसमें शब्दार्थ काफी सारे हैं, तो आप ऐसा ही कुछ बता दीजिए। या बच्चा, अक्सर हम टीचर्स को या पेरेंट्स को कहते सुनते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये मंत्र आप उच्चारण करो, पर बच्चे को इसका अर्थ नहीं पता, इसका भावार्थ नहीं पता, पर बच्चा वो डेली करेक्ट तरीके से बोल रहा है, वो रटंत विद्या की तरफ देखते हैं तो वो गा रहा है। क्या मोहित भाई असल में वो शब्द बिना अर्थ जाने कितना वर्क करते हैं, और अर्थ को जानते हुए जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो कितना हमारे जीवन में ये उपयोगी है? ठीक है जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि रेड का मतलब लाल, ठीक है, ब्लू का मतलब नीला, ठीक है, ये हमने बताया है तब आपको हमें पता था जी। मैं अगर आपसे कहूँ रेड का मतलब काला होता है जी, हम मान लेंगे काला है, बिल्कुल। क्या रेड अपनी रेड की जो खुद की एनर्जी है जी वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। मैं आज इसको मोबाइल कहते हैं जी, मैं अगर इसको सोबाइल कहूँ, क्या ये अपना काम करना छोड़ देगा कि मैं जो मेरा काम है इसका? वो तब भी करेगा। हमारे प्लैनेट्स हैं जी, उसमें एक आखिरी प्लैनेट था ड्वार्फ प्लैनेट जिसको प्लूटो जी, उसको हटा दिया गया था जी। प्लूटो हमारे इंसान के पैदा होने से पहले पृथ्वी पर इंसान का एक जो जन्म हुआ था उसके होने से पहले प्लूटो था जी, आज भी है, आगे भी रहेगा जी। एक पृथ्वी पे एक 5.5 से 6 फीट का आदमी ये डिसाइड करता है कि प्लूटो हमारे सोलर का पार्ट, सिस्टम का पार्ट है नहीं है, वो फिर भी चक्कर लगा रहा है ना। हमारे सोचने विचारने से क्या फर्क पड़ेगा उसको जी, करेक्ट, बिल्कुल काम तो अपना कर ही रहा है ना। ऐसे ही सेम चीज आती है शब्दों पे कि हम शब्द अपनी एनर्जी लेकर चलता है जी। मैंने कुछ बोला वो मेरी खुद की एनर्जी है जी, मैंने बोला वो एनर्जी फॉर्म में क्रिएट होगा, वो उसने एक ऊर्जा दे दी। वहीं अब ये घास है जी, ये घास मैंने मान कर चलो इसका स्वभाव है पॉजिटिव प्लस अच्छा सकारात्मक स्वभाव है इसका, जो इसका अपना खुद का आंतरिक स्वभाव है जी। मैं इसको पॉजिटिव कह के ग्रहण करता हूँ, ठीक है, कह रहे तो बहुत बढ़िया है, इससे ये होता है, ये फायदा होता है जी। ये पूजा में भी इस्तेमाल होती है, दूब घास है, इसका तो शास्त्रों में भी वर्णन है जी। मैंने ऐसे कह के इसको ग्रहण किया जी, इसका इफेक्ट मुझे 100% मिलेगा जी, बिल्कुल, मेरे और मेरे शरीर को 100% जी रिजल्ट देगा जी। वहीं दूसरा बंदा इसको
नेगेटिव कह के ग्रहण करे कि यार इससे कुछ नहीं होता, ये है वो है, दुनिया भर की बात बोलते जी। और फिर भी ग्रहण करे जी। तो क्या होगा, इसकी जो खुद की एनर्जी है वो तो इफेक्ट करेगी जी। साथ में जो नेगेटिव कह के करा है वो भी इफेक्ट करेगी। 100 की जगह 40 मिलेगा बिल्कुल मिलेगा। नेगेटिव तो है ही, पॉजिटिव मिलेगा जी। लेकिन रेशियो कम हो गया ना, कम हो गया। 40 मिला हुआ या 100 मिल गया, यहाँ 100 मिल गया। युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देंगे कि योग हर दिन उनकी लाइफ में आने से क्या बेहतर लाभ होगा, ये इस पर तो हमने चर्चा की है, पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी को, इस वर्तमान युवा पीढ़ी को कि योग से? ठीक है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि योगा को सिर्फ हमें आसन तक ही सीमित नहीं करना। जी। योग के 8 लिम्स होते हैं जी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जी। यम नियम आसन जी। तीसरे नंबर पे आता है आसन, जी। जिस पर आज की जनता यहीं पर अटकी हुई है सर। जी। यम नहीं जानता कोई, नियम नहीं जानता, धारणा ध्यान बस मेडिटेशन जानते हैं, आंखें बंद कर ली, सांसों फोकस कर लिया, 2-3 चीज कर ली। दिस इज नॉट योगा, जी। दिस इज आसना, जी। दिस इज ध्यान। जी। तुम एक चीज कर रहे हो, हमें सारी चीजों पर काम करना है। समझ गए। उस चीज के लिए अगर हम पर्सनली अपने लेवल पे चीजें करते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप किसी योगा इंस्ट्रक्टर को आप हायर करके चीजें करते हो, वो एक आपको इंस्ट्रक्टर आपको सही गाइड करेगा कि उसने जो डिग्री लिया है। देखो हर इंसान के लिए जीवन में हर चीज करना जी पॉसिबल नहीं है। जी। कोई चीज में अगर उत्तीर्ण है, उसके टैलेंट को ही हम यूज कर सकते हैं। जी। ऐसे ही आप योगा इंस्ट्रक्टर को हायर कीजिए, वो आपको सही चीजें गाइड करेगा कि हाँ क्या सही है, किस तरह से आपको चीजें करनी चाहिए। और योग को सिर्फ आप आसन और ध्यान तक सीमित ना करके अपने जीवन के हर एक आयाम में उसको देखना शुरू कर दें, तो शायद आपके जीवन में सिर्फ एक आप आध्यात्मिक दौर, मतलब आध्यात्मिक चेतना तुम्हारी उठेगी। हमें ये भौतिक जीवन से उठकर हमें चीजों को एक अलग लेंस पर देखना शुरू कर देगा, एक अलग नजरिया डेवलप हो जाएगा हमारा। जिम भी करो, एक्सरसाइज भी करो, जीवन का हर काम करो, बट योग को 20 मिनट कम से कम दो। हम सांस प्राणायाम कर रहे हैं, गलत प्राणायाम कर रहे हैं, गलत सांस लेते हैं। सांसों का लोगों को साइंस ही नहीं पता है, कभी भी सांस ले लेंगे। प्राणायाम में गलत सांस ले रहे हैं, अनुलोम विलोम गलत कर रहे हैं, तो बहुत गलत इफेक्ट है। एक हमारे सकारात्मक विकसित प्रोग्राम के तहत एक ऐसी सीरीज सेवा के तौर पर आप देना चाहेंगे? बिल्कुल। जो आप जैसे आपने बताया यम नियम ये सब एक बेहतर हम भारत को बनाने की दिशा की ओर आगे बढ़ सकते हैं, तो आप एक छोटे पॉडकास्ट में और बिल्कुल सरल शब्दों में, जिससे कि अंतिम पंक्ति में खड़ा जो युवा है वो भी यहाँ से लाभ ले पाए और अपने जीवन में उतार पाए। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ परिचर्चा में जी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।